हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स की। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिट्स क्या होती हैं और यूनिट्स कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। इतनी बात हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे की बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन स्टडी करेंगे इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। चार सिस्टम होते हैं हमारे पास बेटा, होने को तो और भी हो सकते हैं लेकिन बेसिकली मेन ये चार सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम और एक होता है हमारा एसआई सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे एमकेएस सिस्टम। एमकेएस, इस सिस्टम में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। हम कह सकते हैं द सिस्टम इन विच length is measured in meter, mass in kilogram and time in second is known as MKS सिस्टम। ये हमारा पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारा सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापा जाता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। in which length is measured in centimeter, mass in gram and time in second is known as CGS सिस्टम। ये हमारा दूसरा सिस्टम है। इसके बाद तीसरा सिस्टम एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में
और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं FPS सिस्टम। The system in which length is measured in foot, mass in pound, and time in second is known as FPS सिस्टम। ये 3 सिस्टम हो गए। इसके बाद चौथा सिस्टम आता है SI सिस्टम। लिखते इसको SI हैं, लेकिन होता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। उल्टा लिखा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हुआ क्या कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते थे। तो डिफरेंट प्लेसेस के लोग जब एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते थे तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती थी ट्रेडिंग करने में। जैसे हमारे इंडिया का अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है पुराना। आज भी आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपके घर में आलू परचेज़ किया जाता है तो धड़ी में किया जाता है ना। चावल परचेज़ किया जाता है तो वो मन में किया जाता है। और 1 किलो के लिए दूसरी यूनिट यूज़ होती थी, इसे सेर कहते थे। आज भी कई बार आपको सुनने को मिल जाता होगा। तो एक धड़ी का मतलब होता है 5 किलो, एक मन का मतलब होता है 40 किलो 40 kg, और एक सेर लगभग 1 किलो के इक्वल होता है, 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है। तो अब अगर कोई यूरोपियन कंट्री का बंदा हमारे यहाँ कुछ परचेज़ करने आए तो वो मांगेगा केजी में, हम उसे प्रोवाइड करेंगे धड़ी में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये गड़बड़ ना हो, अलग अलग प्लेसेस के लोग जब आपस में ट्रेडिंग करें तो दोनों की यूनिट सेम हो, इससे हम ये गड़बड़ होने से बचा सकते हैं। इसलिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, IBWM। इसका काम ये था कि यूनिवर्सली जो होमोजिनिटी है वो अप्लाई की जाए सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। मतलब ऐसा हो जाए कि अलग अलग कंट्री के लोग सेम सिस्टम यूज़ करें तो उन्हें इनकन्वीनियंस फेस ना करनी पड़े ट्रेडिंग में। तो ये बनाया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसको SI सिस्टम बोलते हैं। इसमें कुछ खास नहीं किया गया, जो MKS सिस्टम था उसी को मॉडिफाई करके अप्लाई कर दिया गया। इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स was modified and applied as SI system। तो बेटा ये बात हुई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। 4 तरह के सिस्टम है, चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। डेफिनेशन मैंने सामने सामने लिख दी ताकि आप कॉपी में नोट कर सके, नोट्स की कोई प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, वो 7 होती है नंबर में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो उन सब की SI यूनिट्स की डेफिनेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की SI यूनिट्स की डेफिनेशन बेटा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, बारी बारी सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, और 1 मीटर की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी ताकि थोड़ा सा टाइम आप लोगों का बच जाए। अब इसको समझ लेते हैं बस, है ना। अब इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इस पर बाद में ध्यान दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए तो समझ में आएगा। भाई 9th-10th क्लास से, है ना, फिज़िक्स में बता दिया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो होती है C से डिनोट करते हैं, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है।
अच्छा, अब ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वैक्यूम में होती है, इसका मतलब ये है कि लाइट 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, या कह सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर ट्रेवल करती है, कितने में, इन 1 सेकेंड। तो 1 मीटर कितने में ट्रेवल करेगी, 1/3 इंटू 10 की पावर 8 सेकेंड में। तो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतने सेकेंड्स में, उसको कहते हैं 1 मीटर। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 299,792,458, ये वैल्यू होती है ना। अच्छा, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया जाता है अप्रॉक्सीमेशन में 3 इंटू 10 की पावर 8। लेकिन जब डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड के इतने पार्ट में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितना पाथ ट्रेवल करती है, उसको हम बोलते हैं 1 मीटर। आगे लिख सकते हैं इज नोन एज 1 मीटर। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। आई होप समझ में आ रही होगी आप लोगों को। लेकिन कुछ डेफिनेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं जो अभी आने वाली है, उनकी बात करेंगे। अगली जो डेफिनेशन हमारे पास आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, वो आती है मास की यूनिट, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। तो 1 किलोग्राम, ये सातों डेफिनेशंस में सबसे आसान डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, सबसे आसान मुझे लगती है। भाई जब यूनिट्स असाइन करनी थी तो एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें चूज़ करनी थी जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली रिप्रोड्यूसेबल हो और जो बदलती ना हो। तो 1 किलोग्राम बनाना था। तो जो IBWM है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसका ऑफिस सीवियर्स में है, पेरिस के पास। पेरिस के पास एक टाउन है, एक विलेज है छोटा सा, है ना, फ्रांस में, जिसका नाम है सीवर्स। और वहाँ पे ये जो है इसका ऑफिस है IBWM का। IBWM मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो उन्होंने उनके ऑफिस में एक मेटल का पीस रखा हुआ था, कहा कि ये 1 किलोग्राम का है, सब लोग आइए और इसके इक्वल अमाउंट का वेट जो भी है उसको 1 किलो मान लीजिए। तो सब अपने अपने तराजू लेके आओ, तोल तोल के ले जाओ भाई। तो ये जो है वो मेटल का पीस क्या था, वो एक एलॉय था। किस किस का बना हुआ एलॉय आप समझते होंगे, दो मेटल को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम एलॉय बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। तो प्लेटिनम और इरिडियम, इन दोनों को मिला के जो एलॉय बना हुआ है, उस एलॉय का एक सिलेंडर है उनके ऑफिस में जिसका मास वो कहते हैं कि 1 kg है, और उसी के अकॉर्डिंगली 1 किलोग्राम चूज़ किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हम 1 kg यूज़ करते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। आइए देखते हैं अगली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि टाइम की, जिसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो 1 सेकंड की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं इसमें। 11th क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ी सी टफ है ये डेफिनेशन, तो समझ लेते हैं। भाई जो बेसिक साइंस के अकॉर्डिंग अब तक आपने पढ़ रखा है उसमें इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी एटम के सेंटर पे एक हाईली डेंस कोर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अच्छा, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल होता है, अपना उसका ऑर्बिट होता है ना। और वो जो अपनी नेचुरल ऑर्बिट में होता है तब हम कहते हैं कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी हम प्रोवाइड कर दें किसी भी फॉर्म में, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर दें, रेडिएशन की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, तो क्या होगा, वो एक्साइट होकर के अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब हम कहेंगे कि जब वो अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया, इसको हम बोलते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 10 नैनो सेकेंड के लिए रुकता है, बस 10⁻⁸ सेकेंड या 10 नैनो सेकेंड, है ना। उसके बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो देखिए, जो मैंने बात बताई उसको समझते हैं। ये एटम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सेंटर पे न्यूक्लियस है, ठीक है,
और यहाँ ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एक एनर्जी लेवल, ये उससे अगला एनर्जी लेवल, दो ही बना रहा हूँ, समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, हमने एनर्जी दी तो ये हायर एनर्जी लेवल में चला गया, एक्साइट हो गया, यहाँ रुका कितनी देर के लिए, 10 नैनोसेकंड के लिए, या 10 की पावर -8 सेकंड के लिए, और वापस आ गया अपनी ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो यहाँ स्टेबल नहीं हो पाता, ये यहाँ पे वाइब्रेट करता है, ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है न्यू। तो जो एक्सट्रीम लेवल्स हैं इनको हम हाइपर फाइन लेवल या सुपर फाइन लेवल कहते हैं। और इसमें जब ये ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होगा। जब इतने टाइम पीरियड हो जाएंगे, इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, तब कहा जाता है कि 1 सेकेंड हुआ। यानी कि सीजियम 133, सीजियम का 133 आइसोटोप जो है, सीजियम का ऐसा एटम जिसका मास नंबर 133 है, उसके एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से वापस आएगा, एक्साइट होकर के वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो ऑसिलेट करेगा अपनी पोजीशन पे, और जो उसके एक्सट्रीम पोजीशंस होगी इनको हम बोलते हैं सुपर फाइन लेवल या हाइपर फाइन लेवल। इन दो सुपर फाइन लेवल या हाइपर फाइन लेवल के बीच में जब ये ऑसिलेट करता है तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कुछ होगा, है ना। अब इतने ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आइए अगली क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा। चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एसआई यूनिट एम्पियर और 1 एम्पियर की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 11th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई जिक्र है नहीं। 10th क्लास में थोड़ा सा है और फिर 12th क्लास में है। 10th क्लास में आपको ये बताया जाता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कितना होता है इसकी बात नहीं की जाती। 12th क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि अगर ये करंट I है और ये डिस्टेंस R है तो मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr होगा। अब अगर दो वायर हैं, एक वायर ये और एक वायर और है, I1 इसमें करंट, इसमें I2 करंट, या दोनों में I ले सकते हैं, तो अब दोनों के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर, जो 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक चैप्टर है उसके अंदर, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स लगती है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। जैसा आप घर में भी खेल खेल में करके देखते हैं कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं, है ना। मतलब एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाती हैं। अगर एक जैसे पोल्स एक दूसरे के नज़दीक लाओगे तो रिपेल करेंगी, अपोजिट पोल्स एक दूसरे के नज़दीक लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगी, मतलब फोर्स तो लगाती हैं। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट बन गया। ये एक मैग्नेट, ये दूसरी मैग्नेट, और दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। जब वो फोर्स, अगर ये दोनों वायर 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं और इनके बीच लगने वाली फोर्स इतनी है, तो इनमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वायर हैं, दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं और दोनों के बीच इतनी फोर्स लग रही है, तो उनमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में जो अगली क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। हम बात कर रहे हैं 1 केल्विन की डेफिनेशन की। तो 1 केल्विन बहुत सिंपल है। जनरली क्या होता है, ये डेफिनेशन बनने से पहले क्या डेफिनेशन थी और ये क्या है, थोड़ा समझ लीजिए, समझ आएगा। ये एक थर्मोमीटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग वाटर में इसको डाला गया, उसको ले लिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो लेंथ है इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो 1 पार्ट की लेंथ को 1 डिग्री सेल्सियस बोला गया। या फिर ऐसा कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट को 373 केल्विन
और इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आई उसको 1 केल्विन बोला गया। 1/100 पार्ट को 1 केल्विन कहा गया। लेकिन ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं ये बदल दिए गए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि फ्रीजिंग पॉइंट तो प्रेशर के साथ बदलता है और भी क्वांटिटीज उसको इफेक्ट करती हैं। तो फिर एक नई टर्म आई ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट किसी भी मटेरियल के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है, या ज़्यादा सही ये होगा मैं कहूँ प्रेशर और टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पर उसकी तीनों स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं या को एग्जिस्ट करती हैं। वाटर के ट्रिपल पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपको लिक्विड स्टेट में वाटर भी मिल जाए, सॉलिड स्टेट में भी मिल जाए और वेपर फॉर्म में भी मिल जाए। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक गिलास में आप थोड़ा सा पानी लीजिए, 2-4 आइस क्यूब डालिए, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा पानी भी है लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आइस क्यूब्स हैं और उससे कुछ वेपर्स भी निकल रही हैं। तो जो उसका टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 273.16 केल्विन। तो जब वाटर का ट्रिपल पॉइंट ये वैल्यू रखता है तो 1 केल्विन कितना होगा? 1/273.16। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में अगली जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में बोले प्रकाश तीव्रता। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन समझे तो बड़ा आसान है समझने के लिए। ल्यूमन लाइट के लिए यूज़ किया जाता है और 9th-10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस, और जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस। जैसे सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, और कुछ प्लैनेट्स चमकते हैं, लेकिन कब चमकते हैं? जब उन पर सन की लाइट आती है तब। तो उनकी लाइट तो निकल रही है लेकिन वो खुद की लाइट नहीं है उनकी, इसलिए वो नॉन ल्यूमिनस हैं। तो ल्यूमिन शब्द का मतलब प्रकाश से है। इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट आ रही है। अब घर में आपने एलईडी बल्ब लगाए हुए हैं, छोटा एलईडी बल्ब जलाएंगे कम लाइट आएगी, मतलब इंटेंसिटी कम है ना। हाई पावर का बल्ब लगाएंगे ज़्यादा लाइट आएगी, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है। किस चीज़ की इंटेंसिटी कम है या किस चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है? लाइट की इंटेंसिटी कम है या लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है ना। तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं 1 कैंडेला की। तो 1 कैंडेला बड़ा आसान है। कैंडेला शब्द आया कैंडल से। बच्चे सोचते पता नहीं क्या हो गया, कैंडेला कहाँ से आ गया। तो कैंडेला शब्द जो आया है वो आया कैंडल से। एक कैंडल से जितनी लाइट निकलती है दैट इज़ 1 कैंडेला। बड़ा सिंपल। लेकिन इसमें फिर बवाल हो गया कि कैंडल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसकी बत्ती मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, मोम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। ऑक्सीजन कम भी अवेलेबल हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो डिफरेंट कैंडल से डिफरेंट लाइट निकलेगी। हालांकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी तो ये कहा गया कि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, और आज के ये कॉम्प्लिकेटेड सी यूनिट हमारे सामने आ गई आज की। तो भैया अब इसको समझाने के लिए इस डेफिनेशन को पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। पहले तो एंगल की बात करते हैं। अच्छा, ये एक लाइन है, ये इसका नाम रख देता हूँ मैं AB। इसके दोनों पॉइंट्स में किसी तीसरे पॉइंट पे मिला दूँ C पे, तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा थीटा। तो हम बोलेंगे लाइन AB सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट C, है ना। इसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको हम बोलते हैं आर्क, है ना। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू भी R है और इसकी वैल्यू भी R है तो हम कहेंगे एंगल है 1 रेडियन। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, और थीटा हो जाएगा R/R, या थीटा हो जाएगा 1 रेडियन। अब हमें ये समझ में आया कि एक लाइन किसी पॉइंट, एक लाइन के दो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं वो एंगल कहते हैं। ये प्लेन एंगल है। एक टर्म होती है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ ये प्लेन एक लाइन ना होकर के एक प्लेन होता, ठीक है, अब ये प्लेन होता तो इसके पेरिफेरी से निकलने, इसके पेरिफेरी से आने वाली लाइंस को किसी एक पॉइंट पे मिला दिया जाए ऐसे, तो ये 3D फिगर बन गई, एक कोन बन गया।
और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। ठीक है, तो जैसे कि मैं इमेजिन कर लीजिए कोई भी कोन का जो फ्रंट सर्कुलर पार्ट है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट स्टीरेडियन होती है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू समझिए ज़रा, बिल्कुल ऐसे ही, अगर इसका रेडियस हम मान लें कुछ r मान लेते हैं और इसको भी r मान लेते हैं, है ना, इसका एरिया मान लेते हैं r², तो अब जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम 1 स्टीरेडियन। अब ये समझ में अगर आ गया तो इसके बाद आपको 1 कैंडेला समझ में आएगा। 1 कैंडेला में कह रहे हैं कि एक बल्ब जलाइए, बल्ब भी कैसा, जिसमें सिंगल कलर लाइट निकलती हो। फिजिक्स में क्रोमा का मतलब होता है कलर से और मोनो का मतलब होता है 1 से। तो 1 कलर की लाइट आनी चाहिए, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी उसके अंदर होनी चाहिए या एक ही वेवलेंथ उसके अंदर होनी चाहिए। फिजिक्स में कलर का मतलब वेवलेंथ से या फ्रीक्वेंसी से होता है, मल्टीपल कलर का मतलब मल्टीपल वेवलेंथ। तो उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट। और बल्ब है तो कुछ पावर भी होगी, उसकी पावर उसकी इतनी होनी चाहिए 1 वाट से भी कम। तो वो बल्ब 1 स्टीरेडियन के एंगल में जितनी लाइट फेंकेगा दैट लाइट इज 1 कैंडेला। तो देखो कितना सिंपल हुआ करता था पहले और अब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में आखिरी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसकी यूनिट मोल, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं 1 मोल की, तो समझ लेते हैं। देखो ख़त्म करने को और बड़े सिंपल तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगाड्रो, उनके नाम पे एक नंबर है एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस वैल्यू को 1 मोल कहते हैं। अगर इतने एटम्स हैं तो आप कहोगे 1 मोल ऑफ एटम्स, इतने मॉलिक्यूल हैं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस हैं तो 1 मोल ऑफ आयंस। अच्छा, लेकिन ये इतनी वैल्यू इसमें होती है, तो इस तरह से इसको कहा गया। केमिस्ट्री में पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ इसकी आप डिटेल मीनिंग समझेंगे। लेकिन अभी के लिए डेफिनेशन में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं कि कार्बन के आइसोटोप होते हैं, C12 भी होता है, C14 भी होता है। C12 का मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके अंदर 12 न्यूक्लियन हो, मतलब 12 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो, है ना। तो ऐसा या जिसका मास नंबर 12 हो, उसकी इतनी अमाउंट ले लीजिए 0.012 किलोग्राम। उसमें जितने एटम्स निकलेंगे उसको हम बोलते हैं 1 मोल। अब ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया एंटाइटीज़। एंटाइटीज़ इज़ द कॉमन वर्ड फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है और सिंपल वर्ड्स में कि इतनी वैल्यू को हम 1 मोल कहते हैं। या C12 आइसोटोप जो है कार्बन का, उसकी इतनी अमाउंट में जितने एटम होंगे उसको हम 1 मोल कहेंगे, है ना। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही बताएंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम अगली क्लास में, है ना। और बीच में 2 दिन का गैप हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे चलते हैं, है ना। तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।